राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ लेसन नंबर 10 आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का है। इस लेसन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र वहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उस भावना के अंदर काम करना ही राष्ट्र निर्माण के बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि राज्य, हम जैसे भारत है, भारत को एक राज्य के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि जिस भी स्टेट की चारों तरफ से बाउंड्रीज होती हैं उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होती है, उसका अपना खुद का व्यापार होता है, उसके विदेशों के साथ संबंध स्थापित होते हैं और आत्मनिर्भर होता है, इसलिए उसको एक राज्य कहते हैं। और एक राष्ट्र वो है जो इन सीमाओं से परे है और एक भावना के रूप में इन लोगों के बीच में उस पॉपुलेशन के मनों के अंदर जो काम करता है। ठीक है, तो इसलिए भारत को एक राज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि पंडित नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। प्रधानमंत्री जब पंडित नेहरू बने थे उस समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न देश अपने अपने ढंग से विश्व राजनीति पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दुखद विभाजन का दंश झेलना पड़ा था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी मिलने के साथ साथ ये बहुत बड़ा दुख भी उसको मिला था कि उसके विभाजन हो गया था, उसमें बंटवारा हो गया था और एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। तो जब पंडित नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनको इन सब चुनौतियों का सामना उस समय पर करना पड़ा था। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय कई समस्याएं आई थी। जैसे विभाजन से ग्रस्त जो शरणार्थी थे जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे, कश्मीर की समस्या थी, वहाँ के जो राजा हैं वो भारत में अपना विलय नहीं करना चाहते थे। फिर दूसरा राज्यों के गठन एवं पुनर्गठन की समस्या थी, भाषा की समस्या थी, सांप्रदायिकता, क्योंकि उस समय पर देश का विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम में जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो चरम पर थे। जातिवाद, भारत बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, आप सभी जानते हैं। अभी भी जातिवाद जो है वो हमारे समाज में बना हुआ है। दूसरा है क्षेत्रीयवाद जैसी समस्याएं, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हैदराबाद है, मणिपुर है, इस तरह से क्षेत्रीय समस्याएं भी उस समय पर बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पंडित नेहरू जो हैं वो राष्ट्र निर्माण के संबंध में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो पंडित नेहरू के सामने एक चुनौती थी कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, भारत को कैसे विकास के पथ पर लेकर जाया जाए। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पंडित नेहरू ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, तो वो दृष्टिकोण कौन सा था? वो दृष्टिकोण ये था कि उन्होंने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो रियासतों में जाएं, उनके साथ बातचीत करें और उनको भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। और इस तरह से उन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, तो अलग अलग जो रियासतें हैं, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो 365 से ज़्यादा जो रियासतें थी उस समय पर भारत के अंदर फैली हुई थी, जिसके कारण जो है इन रियासतों का विलय भारत में अलग अलग तरीके से कराया गया। कुछ रियासतें अपने आप ही भारत में शामिल होने के लिए मान गई और कुछ रियासतें जो नहीं मानी उनको संधि के द्वारा जो है मनाया गया और भारत में उनका विलय कराया गया। ठीक है, तो इस तरह से वैज्ञानिक और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया। ठीक है, और इन रियासतों के पुनर्गठन की तरफ कदम बढ़ाए और शरणार्थियों की जो समस्याएं थी उनको हल करने का प्रयास किया गया। जो बेरोजगार थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए, नए शहर विकसित किए गए,
और कश्मीर, मणिपुर जैसी समस्याएं जो रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, उनको विशेष प्रावधान के तहत जो है भारत में शामिल किया गया। और अभी आप देख पा रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के अंदर जो है धारा 370 को हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसको केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया है। उसी तरह से मणिपुर का विलय भी भारत में कर दिया गया और हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1947 में कौन कौन सी रियासतें भारत में विलय करना नहीं चाहती थी, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, ठीक है। और भी एक राज्य था जिसको मैं देख के बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स थी, जूनागढ़ रियासत का अभी भी जो है यूएनओ में केस चला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने के बाद अब जूनागढ़ का केस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है। तो जूनागढ़ रियासत भी ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, ठीक है। तो इन रियासतों को आप एक मैप लेंगे और मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि मैप में आपको इनको कहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो आज का जो काम रहेगा आपका वो रहेगा। फिर है भाग्यवधू की चिर परिचित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा व कब दिया गया? तो ये भाग्यवधू से चिर परिचित भेंट शीर्षक वाला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1947 की 14-15 अगस्त की रात को दिया गया था, ठीक है। दूसरा है कि डेविड विल्सन है, इनके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय वह सामाजिक प्रक्रिया अथवा प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उभरती है और यह समूह कुछ न कुछ संगठित सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्ता प्राप्त करते हैं। डब्ल्यू ड्यूश के द्वारा कहा गया है, राष्ट्र निर्माण की धारणा स्वैच्छिक और निर्माणात्मक या यांत्रिक धारणा है। इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण लकड़ी, ईंटों और मसालों के विभिन्न नमूनों में धीमे या तीव्रता से विभिन्न जोड़ों की क्रमबद्धता के अनुसार होता है, उसी तरह से निश्चित योजना में थोड़ा सा स्वतंत्र और इसके निर्माणकारों का चयन इच्छा और क्षमता के अनुसार भी होता है, ठीक है बेटा। बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।